हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस, जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th का सीबीएसई बायोलॉजी का पार्ट है। ये टर्म 2 के एग्ज़ाम्स में आता है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ह्यूमंस एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ये लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसका ही वीडियो पार्ट 4 है। अभी तक हमने वीडियो पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो प्लांट्स और अमीबा में कैसे होता है। पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस ह्यूमंस में कैसे होता है। पार्ट 3 के हमने अंदर पढ़ा कि डाइजेशन कैसे होता है। और इस पार्ट 4 में लाइफ प्रोसेस के वीडियो पार्ट 4 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनका शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में आता है। और जितनी अच्छी तरह से आपको ये आज का वीडियो लेक्चर समझ में आएगा, उतनी अच्छी तरह से ही आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो एग्ज़ाम्स में क्लियर हो पाएंगे और आप अपने आंसर्स अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और साथ में समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन लाइफ प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Human beings, like other multicellular organisms, need a regular supply of foods, oxygen, etc. हम सबको पता है ह्यूमन बींग्स हैं वो अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह ही हैं। उनको भी खाने की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एक्सक्रीशन करते हैं। तो जितने भी फंक्शंस हैं, सप्लाई ऑफ फूड हमारा डाइजेस्टेड हो गया, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए इंटेस्टाइन्स के थ्रू। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्ब फूड है, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट सेल्स तक पहुंचेगा कैसे। तो यहाँ पर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, और या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। सो आवर टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इन ह्यूमन बींग्स। दिस इज़ कंपोज्ड बाय द हार्ट। तो जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, इसको जो मेन उसे ऑपरेट करता है वो होता है हार्ट्स, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज। जो सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स मेन होते हैं। हार्ट होता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इन 4-5 चीज़ों को मिलाकर ही हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का कैरी आउट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर इन 4-5 चीज़ों को मिलाकर ही बनता है। इनका मेजर रोल होता है। कौन कौन सी 5 चीज़ें। हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज और ब्लड प्लेज द रोल ऑफ कैरियर ऑफ द सब्सटेंस। अब जो डाइजेस्टेड फूड हैं, मिनरल्स हैं, जो ज़रूरी नेचुरल मिनरल्स हैं, वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ कैसे जाएंगे। उनको कोई कैरियर चाहिए, कोई मीडियम चाहिए जिसके थ्रू मिनरल्स, जो भी एसेंशियल बॉडी मिनरल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे पहुँचे। उनको एक कैरियर चाहिए। वो कैरियर क्या होगा, वो हमारा ब्लड होगा। ब्लड के थ्रू ही जो बॉडी पार्ट्स के जो मिनरल्स हैं, जो भी सब्सटेंस, जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स चाहिए होंगे, वो एक जगह से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर मूव करेंगे। अब आपके सामने जो डायग्राम है ये हार्ट का डायग्राम है, और इसको अगर समझेंगे तो जितना भी हमारे पास ब्लू कलर का है, जितना भी ये ब्लड है, ये हमारा इम्प्योर ब्लड है, जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जो खून के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसका कलर थोड़ा डार्किश हो जाता है। और वैसे आपको पता होगा ब्लड होगा वो रेड कलर में होता है। जो रेड कलर्स होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन्स होते हैं। उसके अंदर आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर समेट के रखते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आप देखेंगे, और जो लेफ़्ट साइड में है वो आरबीसीज हैं, और जो राइट पोर्शन है इस बुक के हिसाब से, तो
बुक के हिसाब से अगर बुक की बात की जाए तो इस साइड का राइट पोर्शन है, इस साइड का लेफ़्ट पोर्शन है, क्योंकि ये हार्ट का बैक साइड है। अगर फ्रंट साइड की बात करेंगे तो इस आप जैसा देख रहे हैं उसी हिसाब से होगा, पर हमने हार्ट को डाइसेक्ट करके उल्टा कर दिया, बैक कर दिया, ताकि आपको पार्ट्स नज़र आएँ। तो इसलिए ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ध्यान देना है। तो जो आपका राइट हैंड है उस साइड हमारा लेफ़्ट है, इस साइड पड़ता है लेफ़्ट आर्टरियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, एरोटा हो गया, और वेना केवा हो गया। फ्रॉम अपर बॉडी से आता है वेना केवा। वेना केवा से इम्प्योर ब्लड आता है बॉडीज के अंदर, अपर बॉडी के अंदर। फ्रॉम अपर बॉडी में आ गया हमारा लंग्स। अपर बॉडी में क्या आ गया? लंग। और लोअर बॉडी के अंदर क्या आ गया? हमारे लेग्स। और जो कमर से जितने भी नीचे, बैक के नीचे जितना भी पार्ट होता है वो लोअर बॉडी के अंदर होता है, चाहे वो एब्डोमेन हो, चाहे वो हिप्स हो। ब्लड फ्लो तो हर जगह हो रहा है ना। तो ब्लड सेल्स भी रेस्पिरेशन करती हैं, हमारी पता है कि मसल्स भी रेस्पिरेशन करती हैं। तो रेस्पिरेशन करती हैं तो वहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, तो वो वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट के ऑर्ट्रियम में जाता है। ऑर्ट्रियम से बाद फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर वो पंप आउट होके हार्ट की तरफ जाता है या फिर लंग्स की तरफ जाता है। वहाँ से ऑक्सीजन करके जब ब्लड, प्योर ब्लड आता है, वो वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के और लेफ़्ट ऑर्ट्रियम में आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से पंप होके फिर ये ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है, बॉडी ऑर्गन्स, लंग्स की तरफ, या फिर दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं लाइक लोअर बॉडी ऑर्गन्स हो गए, लेग्स, हिप्स, उनकी तरफ जाता है। तो एक सिंपल ये लेआउट है हार्ट का, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो आप याद रखें कि हार्ट का इस पूरे जो कॉन्सेप्ट के अंदर जो आज का टॉपिक है उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वर्किंग ऑफ हार्ट है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 70% ये एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। तो इसको समझना, ध्यान से देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, इस वीडियो को बार बार देखें, स्टेप टू स्टेप अपने रेफरेंस बुक नेट पर सर्च करें, हार्ट के फंक्शंस को अच्छी तरह समझें। बेशक कितनी भी मेहनत लगे, मेहनत से पीछे ना हटें, इस चीज़ को समझें। जितना आप अच्छी तरह से समझेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा ही क्लियर होंगे। एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, 2 बार में समझ में ना आए, पर आप इस चीज़ को छोटे छोटे बारीक पार्ट्स में तोड़ के, लाइन टू लाइन ब्रेक करके इसके फंक्शंस को आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ द कार्डियक मसल्स। हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कार्डियक मसल से बना होता है। इट इज़ स्मॉल देन दैट इट कैन फिट इनसाइड द अडल्ट वेस्ट। ये अडल्ट की किसी भी इतना छोटा होता है कि हमारे अडल्ट की जो वेस्ट होती है, जो छाती होती है, उसके अंदर फिट हो जाता है। द हार्ट इज़ पंपिंग ऑर्गन विच पम्प्स द ब्लड। तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को पंप करता है। ये ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अलग नहीं करता है, वो काम लंग्स का है। ये बस हार्ट को पंप करता है। जो भी हार्ट के अंदर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, उसको वो लंग्स की तरफ भेज देता है, जहाँ पर वो प्योर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, वो एयर में चली जाती है और लंग से ये ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिलाता है, दोबारा से हार्ट के अंदर पंप करता है और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर भेजता है। तो हार्ट के 2 फंक्शंस होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट करना और एक करना है एक्सपेंड करना, रिलैक्स करना। तो इस चीज़ को ही हम बोलते हैं, अगर साइंटिफिक भाषा में बोलें तो जो हमारा प्रोसेस हो गया जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ता है हार्ट, उसको बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल प्रोसेस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज सिस्टोल। और डायस्टोल क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल साइंटिफिक टर्म है जिनका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल और कार्डियक मसल्स। तो
हमें पता है कि हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर, जैसे 4 कमरे होते हैं वैसे 4 चैम्बर्स होते हैं जो मेन होते हैं। इसमें होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। अब ये तो होगी हार्ट की बात। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, वो होता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? दीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इसमें क्या होता है, ये थिक वॉल्ड होती हैं। पहली बात तो थिक वॉल्व होती हैं। दूसरी चीज़ है कि ये वो नसें होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन पहले से मिला हुआ हो, ऐसा ब्लड आर्टरीज़ के अंदर फ्लो होता है और ये हार्ट टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। आर्टरीज़ का काम क्या होता है कि जो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, जो प्योर ब्लड होता है, जो इम्प्योर नहीं होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, ऐसे ब्लड को हार्ट से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर भेजने का काम होता है, वो आर्टरीज़ का होता है। आर्टरीज़ क्या करती हैं? हार्ट से प्योर ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में भेजती हैं। अब इसके अंदर एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन ये है कि हार्ट के अंदर एक मोटी नस होती है, मोटी आर्टरीज़ होती हैं, जिन्हें हम पल्मोनेटरी आर्टरीज़ बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि इम्प्योर ब्लड होता है। ये ब्लड होता है वो हार्ट से लंग की तरफ पंप करती है। ये क्या करती है? जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं, इनका काम क्या होता है? ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ पंप करती हैं। वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस। अब ब्लड जब हार्ट के लंग्स के अंदर जाएगा इम्प्योर ब्लड, तब वहाँ से उसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से अलग होगी। फिर वहाँ पर क्या होगा कि जो प्योर जिस ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है, वहाँ से फिर वो हार्ट के अंदर पंप होगा। हार्ट फिर दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर उसको भेजेगा। तो आर्टरीज़ का क्या काम है? पहला काम है कि थिक वॉल्ड होती हैं, उनकी मोटाई ज़्यादा होती है इनकी दीवारों की। दूसरा है कि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं और ये हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजती हैं। अब इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है? एक पल्मोनेटरी आर्टरीज़ होती है, पल्मोनरी आर्टरीज़ होती है, उसका काम क्या होता है? ये हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लंग्स के अंदर भेजती है, जहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स की जाती है। अब तीसरे नंबर पर आती हैं वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? ये थिन वॉल्ड वेसल होती हैं, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, पतली नस होती हैं जिनकी दीवारें कम होती हैं, पतली सी होती हैं इनकी दीवारें। इनकी जो मोटाई होती है वो काफ़ी कम होती है और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर वो ब्लड फ्लो करता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, लो होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और वी कैन से जो इम्प्योर ब्लड है वो वेन्स के थ्रू फ्लो करता है और ये क्या काम करती है? इसका मेन काम होता है ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लाना। जो और बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर आता है, वो वेन्स के थ्रू आता है। पल्मोनरी वेन्स आर द एक्सेप्शन बिकॉज पल्मोनरी वेन्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग से हार्ट में जाता है। तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है? पल्मोनरी जो वेन होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लंग से हार्ट के अंदर जाता है। तो वेन्स का काम क्या होता है? मेनली वेन्स का काम होता है बॉडी ऑर्गन से हार्ट के अंदर ब्लड को लाना। तो पल्मोनरी वेन्स होती है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो प्योर ब्लड होता है। अब मान लीजिए लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज़ ने इम्प्योर ब्लड भेज दिया, अब वहाँ से ब्लड प्योर हुआ, अब प्योर ब्लड हार्ट में आएगा तभी तो दूसरी बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। तो ये हार्ट जो लंग से इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करती हैं, ये वेन्स करती हैं। लंग से हार्ट के अंदर प्योर ब्लड आता है वेन्स के थ्रू और फिर ये आर्टरीज़ के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है।
अब चौथा आ गया पार्ट हमारा जो ब्लड मेन पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो है कैपिलरीज। दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्व्स। अब ये वो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की नसें हैं जिनके अंदर सिंगल सेल्ड वॉल्व होती हैं। इनकी जो वॉल होती हैं, जो इनकी जो परत्स होती हैं, इसकी दीवार की जो नस होती हैं, ये सिंगल सेल वॉल होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, बहुत ही बारीक होती है। और पांचवा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पांचवा पार्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लाइफ प्रोसेस में, वो है ब्लड। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच प्लेज अ रोल ऑफ कैरियर फॉर द डिफरेंट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो ब्लड एक कनेक्टिव टाइप का टिश्यू होता है और ये टिश्यू हमारा प्लाज्मा के फॉर्म में होता है और इसके अंदर क्या होता है, ये एज अ कैरियर काम करता है जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड के अंदर जो पहला पार्ट होता है वो है प्लाज्मा होता है, सेकंड पार्ट होता है ब्लड सेल्स का और थर्ड पार्ट होता है ये प्लेटलेट्स का। तो पहला क्या होता है प्लाज्मा, सेकंड वन इज ब्लड सेल, थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। तो ब्लड कंपोज ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, और इसका मेन काम क्या है, इट इज़ एक्ट एज द कैरियर फॉर द वेरी सब्सटेंस इन द बॉडी पार्ट्स। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर लिक्विड विच इज़ मोस्टली कंपोज ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, पेल कलर का, डार्क कलर का लिक्विड होता है विच मोस्टली कंपोज ऑफ वाटर। इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है। और ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। अब ब्लड प्लाज्मा होता है वो ब्लड के लिए शेप या फिर हम कह सकते हैं ब्लड के लिए जो थिकनेस प्रोवाइड करता है वो प्लाज्मा ही प्रोवाइड करता है। ब्लड सेल्स क्या होती हैं, ब्लड सेल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। हमें पता है ब्लड सेल्स टू टाइप्स की होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंटेशन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और डब्ल्यूबीसी होती है उन्हें वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। अब आरबीसी के बारे में हम पढ़ें तो आरबीसी होती है रेड ब्लड कॉर्पसिकल्स और रेड ब्लड कॉर्पसिकल्स और रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं हम इसे। तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसिकल्स होती हैं, वैसे फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम्स में आती है। These are the red color because of the presence of the hemoglobin which is pigment. Hemoglobin readily combines with oxygen and carbon dioxide. तो RBCs के अंदर क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कॉम्बाइन कर सकता है, अपने अंदर जोड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन होती है वो आरबीसीज के साथ जुड़ जाती है और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जहाँ जहाँ ब्लड फ्लो करेगा उसके साथ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ साथ फ्लो करेगी, और जिस पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए होती है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस करके या फिर एनर्जी को फिर ब्रेक डाउन करके, ग्लूकोज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके CO2 जनरेट होता है, तो उसको वो ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हीमोग्लोबिन ही करता है। यानी हीमोग्लोबिन लंग से फ्लो होकर हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, वहाँ से CO2 जनरेट होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके CO2 फिर हीमोग्लोबिन के अंदर मिलता है। हीमोग्लोबिन से मिलके क्या होता है कि फिर वो हार्ट के अंदर आता है, हार्ट से फिर वो पंप होके वेन्स के थ्रू, क्या आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये आरबीसी का काम होता है अपने अंदर जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है इनको वो आपस में कॉम्बाइन कर लेता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड कॉर्पसिकल्स। वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स या वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं हम। दीज आर द पेल वाइट इन कलर, दे प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में हमारे शरीर में फाइटर्स की तरह होती हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है या फिर बाहर से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर वायरसेस जब हमारे शरीर में अटैक करते हैं तो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, ये
अपने आप को सामने उन अटैकर्स, जर्म्स हो गए या फिर इन्फेक्शन हो गया, उससे लड़ती हैं और अपने आप को शहीद कर देती हैं। तो WBCs होती हैं, ये हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंट रोल करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। जिसके अंदर WBC काउंट कम होगा उसके अंदर इम्यूनिटी भी कम होगी, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो WBC के अंदर ही पाई जाती हैं। हमने बहुत बार देखा होगा मलेरिया, डेंगू जब भी होता है तो कहते हैं कि जी इसकी तो प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं, प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट काउंट कम हो गया, यानी उसके अंदर WBC कम हो गया। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो प्लेटलेट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोएगुलेशन। जो ब्लड के जमने का जो कारण होता है वो प्लेटलेट्स ही होती हैं। ब्लड कोगुलेशन इज द डिफेंस मैकेनिज्म which prevents loss of excess blood flow in case of any injury। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स ब्लड को जमाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक डिफेंस मैकेनिज़्म हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो जाता है। जब भी कोई चोट लगती है तो हमारे बॉडी से एक्सेस ब्लड फ्लो ना हो, एक्सेस ब्लड हमारी बॉडी से ना निकले। इसको कौन रोकता है? इसको रोकता है प्लेटलेट्स। जब भी हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं, वो ब्लड को जमाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा खून निकलना बंद हो जाता है। जब भी हमारे चाकू से कट होता है या खरोंच लग जाती है तो ब्लड आने लग जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ब्लड वो जम गया, डार्क कलर का हो गया। तो ये किस वजह से होता है? ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है। उसके बाद आता है लिम्फ। एक लिम्फ भी होता है, ये भी WBC के अंदर होता है। लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट RBCs आर एब्सेंट इन द लिम्फ्स। तो लिम्फ्स भी होती हैं, ये भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट ही है। तो सर्कुलेटरी जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका ही एक सब पार्ट है लिम्फ। जैसे ब्लड ज़रूरी होता है वैसे साथ ही साथ लिम्फ फ्लो भी होता है बॉडी के अंदर। लिम्फ का क्या काम है? लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट RBCs आर एब्सेंट इन द लिम्फ। लिम्फ्स के अंदर क्या होता है? ये ब्लड की तरह ही होती है पर इसके अंदर RBC नहीं होता है। लिम्फ इज फॉर्म व्हेन अ फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ जनरेट कब होता है? ये तब जनरेट होता है जब ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो सिंगल सेल, जो आर्टरीज या फिर वेन्स के बाद जो छोटी छोटी नसें होती हैं तो उनकी वॉल से ये जनरेट होता है, इसे लिम्फ बोलते हैं। इट गोज़ टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू। जब टिश्यूज़ के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर एक और लिम्फ वेसल बना लेता है, लिम्फ की एक वेसल्स या नोड बना लेता है। फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज। और जब ये एक्सेस हो जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेसिस के अंदर, इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर लिम्फ जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये वापस ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाता है और ब्लड के साथ साथ फ्लो करता है। लिम्फ आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। लिम्फ का एक बड़ा ही मेजर रोल होता है इम्यून सिस्टम के अंदर। लिम्फ इज अ येलोइश कलर फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस विच कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। अब लिम्फ होता है ये येलोइश कलर का लिक्विड होता है। हमें पता है कि ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये बाहर निकलता है और इंटरमोलिक जो सेल्स के बीच में स्पेस होती है वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर लेस प्रोटीन होता है ब्लड से, ब्लड के अंदर ज़्यादा प्रोटीन होता है पर लिम्फ्स के अंदर प्रोटीन कम होता है। लिम्फ्स फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट। ये टिश्यू से हार्ट के अंदर फ्लो होता है और ये ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है उसको असिस्ट करता है, उसमें हेल्प करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर मतलब जो सब्सटेंस होते हैं उनको कैरी करने में मदद करता है। और अगर ब्लड के अंदर कोई भी जर्म्स, इन्फेक्शन या फिर कोई भी वायरसेस वगैरह होते हैं जो ब्लड के लिए हार्मफुल होते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो लिम्फ कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो प्लेटलेट्स जो WBC के अंदर होती है और लिम्फ सिस्टम हो गया, लिम्फ ब्लड सेल्स होगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो प्लेटलेट्स और लिम्फ्स होते हैं ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो अगर लिम्फ्स की बात की जाए तो लिम्फ का मेन फंक्शन क्या है? लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट। ये टिश्यू से हार्ट के बीच में फ्लो करता है और जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है
उसको ये असिस्ट करता है और जो भी जर्म्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। अब ये एक हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर हम अभी तक शॉर्ट में समझें तो इस टाइप में है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो मेन ऑर्गन्स हैं वो है हार्ट, सबसे मेन ऑर्गन है हार्ट जो पंप करता है ब्लड को। ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर आर्टरीज और वेंस आती हैं, और कैपिलरीज भी हम बोल सकते हैं, वो भी ब्लड वेसल्स का ही पार्ट है। और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, लिम्फ्स होता है। ब्लड के अंदर आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, और जो आरबीसी हो गया उसके अंदर हेमोग्लोबिन हो गया, प्रोटीन्स हो गए। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर प्लेटलेट्स आ गई, और लिम्फ हो गया। लिम्फ के अंदर क्या आता है, लिम्फ के अंदर आते हैं हमारे लेस प्रोटीन्स सब्सटेंसेस हो गए। और ये कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पर ये इकट्ठे होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है लिम्फ्स का, ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। जब भी जर्म्स वगैरह अटैक कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड्स के अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं, ये उनको किल कर देता है। और ट्रांसपोर्टेशन में लिम्फ्स क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें ब्लड फ्लो की तो मान लीजिए हमारी जो ब्लड है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, वेना कैनवा के थ्रू कहाँ जाएगी, हार्ट के अंदर जो राइट ऑट्रियम है उसके अंदर जाएगी। राइट ऑट्रियम हमारा क्या इस टाइम रिलैक्स्ड है, और जो राइट ऑट्रियम है वो रिलैक्स्ड है। फिर राइट ऑट्रियम से फिर वो कहाँ जाएगा, जब भी राइट ऑट्रियम जब सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, उसका ब्लड फ्लो करेगा आगे की तरफ। तो राइट ऑट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो वहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, अब लंग्स में क्या गया, वहाँ पे ब्लड प्योर हुआ, वहाँ से ऑक्सीजन हम अलग हो गई है, O2 और CO2 के बीच में एक्सचेंज हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ। लंग्स के अंदर CO2 चली गई है बाहर ब्लड से, और O2 लंग्स के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस ब्लड के अंदर CO2 मिक्स हो गई। अब ये CO2 वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस कहाँ जाएगा, ये हार्ट के लेफ़्ट ऑट्रियम में चला जाएगा। इस वक्त हमारा हार्ट क्या है, रिलैक्स्ड है। ठीक है, रिलैक्स्ड है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी सिकुड़ना शुरू होता है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो आगे फ्लो करेगा, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल इस वक्त रिलैक्स्ड है। अब रिलैक्स है, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स होना शुरू हो जाएगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाएगा वाया ऑर्टा। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। इस डायग्राम को बार बार देखेंगे, समझेंगे, जो भी मैंने अभी आपको बताया एक एक स्टेप में समझने की कोशिश करेंगे। साथ में आप हार्ट का डायग्राम रखें और एक एक स्टेप्स को समझने की कोशिश करें। अपने वर्ड्स के अंदर लिखें, पूरा पैराग्राफ स्टेप बाय स्टेप लिखें। जैसे यहाँ पर तो एक फ्लो चार्ट बना दिया, पर आप हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लिखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सामने आर्टरीज और वेंस का डायग्राम है, और देख रहे हैं हम इसमें ब्लड कैपिलरी से उसका रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखिए, जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को लेके आती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर। बॉडी पार्ट डिफरेंट, उसमें मेन पार्ट हो गया हमारा लंग के अंदर आती है। अब लंग के अंदर कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, कैसे इम्प्योर ब्लड होता है वो प्योर हो जाता है, और कैसे जो ब्लड है जो इम्प्योर हुआ है, हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड हुआ है वो लंग्स में कैसे चला जाता है, और इम्प्योर ब्लड है वो वापस लंग में कैसे चला जाता है, वहाँ से प्योर ब्लड है आर्टरीज के थ्रू वो कैसे बॉडी पार्ट्स के अंदर फ्लो होता है, वो बताएंगे। अब मान लीजिए कोई प्योर ब्लड है वो हार्ट से आया, ठीक है, डिफरेंट मतलब मान लीजिए लंग्स के अंदर आया, तो ये छोटी छोटी लास्ट में क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी होती हैं। हमारे लंग्स में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी होती है, आपस में जुड़ी होती हैं। तो लंग्स के अंदर क्या होता है
कि इसके अंदर क्या होता है कि एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती हैं, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के अंदर जाता है। ओवियो जो एवियोली होती है, हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हमने लंग्स के बारे में समझा था, रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग के बारे में समझा था कि हमारे लंग्स होते हैं ब्रोंचिकल से जुड़े होते हैं, और लास्ट में एयर सैक टाइप की जो पार्ट्स होते हैं जिसे हम एवियोली बोलते हैं उससे जुड़े होते हैं। एवियोली से हमारी ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं। तो ब्लड कैपिलरी जो एवियोली से जुड़ी होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस हार्ट के लंग्स के अंदर चली जाती है, और जो O2 है लंग्स की वो ब्लड में मिक्स हो जाती है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये लंग से जुड़ी होती हैं, जहाँ पर गैसेज और एक्सचेंज होती है वहाँ पर ही ऑक्सीजन होती है। जो खून के हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन जो CO2 जो उसके अंदर कैप्चर होती है वो ब्लड कैपिलरीज से अलग हो जाती है, और O2 ब्लड कैपिलरीज के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर मिक्स हो जाता है, और वही O2 वाला ब्लड होता है वापस हार्ट के अंदर जाता है आर्टरीज के थ्रू, और वेंस के थ्रू, और वेंस के क्या होता है बॉडी पार्ट्स के अंदर ये फ्लो करता है। अगर डिफरेंस की बात की जाए आर्टरीज और वेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, एक बार फिर से बता दूंगा। तो हार्ट को अच्छी तरह से आप समझें, हार्ट का डायग्राम मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझें। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट एक्चुअली क्या होता है, 4 चैम्बर्स का स्ट्रक्चर होता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और इसके जो वॉल्व्स होते हैं ये वॉल्व्स हैं इसके, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो वॉल्व्स हैं ये 4 वॉल्व्स हैं इसके, एक पीछे भी है वॉल्व, ये V शेप में है जो वाइट ये वॉल्व्स हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि एक बार जो इसके अगर इस चैम्बर के अंदर ब्लड आ जाएगा तो ये इसको बैक फ्लो होने से रोकता है। इन वॉल्व्स का ये काम है। तो सबसे पहले क्या होता है, सुपीरियर वेन कैवा होती है, यहाँ से ब्लड अंदर आता है, इम्प्योर ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड ये राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। राइट वेंट्रिकल से जब फिर से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड फ्लो होके ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, ये इम्प्योर ब्लड लंग्स के अंदर जाता है। फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू जब लंग्स से जब ऑक्सीजन अलग हो जाती है और जो CO2 है वो अलग हो जाती है, तो जब वहाँ पर प्योर ब्लड होता है तो वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू हार्ट के अंदर दोबारा से आता है। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम में एंटर होता है, लेफ़्ट एट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये वापस फ्लो होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर आर्टरीज़ के थ्रू जाता है। तो सिंपल डायग्राम है ये, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, बार बार देखेंगे। अगर ये आता है तो 5-6 नंबर या 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। और मैंने आपको जैसा भी बताया कि ये जो आर्टरीज और वेंस होती है ये लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जुड़ी होती है, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन के अंदर जो RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने अंदर CO2 और O2 को कैप्चर कर सके। तो ब्लड कैपिलरीज क्या काम करती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो हमारी लंग्स के एवियोलीज के थ्रू जुड़ी होती हैं, जहाँ पर जो ब्लड है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर से CO2 अलग हो जाता है, वापस हार्ट के अंदर वो लंग्स के अंदर चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। वही वही ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है तो वेंस के थ्रू ये वापस हार्ट के अंदर आ जाता है। अगर डिफरेंस की बात की जाए आर्टरीज और वेंस के अंदर क्या फ़र्क है, तो ये आप डिफरेंस ऐसे शो कर सकते हैं। अगर ब्लड की बात की जाए करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, तो द प्योर ब्लड आर्टरीज के अंदर होता है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कैरिड बाय द आर्टरीज। पल्मोनरी वेंस की बात की जाए तो वेंस क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है उनके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रिच इन वेस्ट मिनरल्स कैरिड बाय द वेंस। वॉल्स की बात की जाए तो आर्टरीज वॉल्स आर रिजिड, आर्टरीज की वॉल रिजिड होती हैं, थिक होती हैं और हाईली मस्कुलर होती है। वेंस की वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और कोलैप्सिबल होती हैं, वो बिना सहारे के खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। बॉडी लोकेशन की बात की जाए तो जो आर्टरीज होती है वो डीपली सिचुएटेड होती हैं हमारे बॉडीज़ के अंदर। मेन नस होती है, मेन मोटी नस होती है जिसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, तो बॉडी के नीचे होती हैं, बहुत काफ़ी स्किन से बहुत ज़्यादा नीचे होती हैं, हम उन्हें आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। पर वेंस जो होती हैं वो हमारी बॉडी स्किन के पास होती हैं, तो हम उसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। हमारे हाथों की जो हमें नसें दिखती हैं या गर्दन की नसें दिखती हैं वो हमारी मोस्टली हमारी वेंस ही होती हैं। अगर डायरेक्शन की बात की जाए, ब्लड फ्लो की बात की जाए, तो आर्टरीज हो गई हैं, ये हमारी ब्लड जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड्स को ले जाती है। और वेंस क्या करती हैं, वेंस का मेन काम होता है ये ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर ले जाती हैं। तो जो आर्टरीज हो गई हैं, एक मिनट मैं इसको आपको इजी वे में बता देता हूँ। तो जो आर्टरीज होती है उनका काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट तक ले जाती है। और वेंस क्या काम करती है, वेंस से बॉडी पार्ट्स टू ये हार्ट में ले जाती हैं। अगर फ्लो प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर होता है वो आर्टरीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है ब्लड का, क्योंकि वो हार्ट से डायरेक्ट ब्लड, हार्ट पंपिंग का काम करता है, तो ये हार्ट से ब्लड पंप होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। और वेंस की बात की जाए तो वेंस का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम होता है, क्योंकि कैपिलरीज से ये हार्ट के अंदर आता है ब्लड। ऑक्सीजन लेवल की बात की जाए, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हाई होता है ब्लड्स के अंदर, आर्टरीज में जो होता है, और ऑक्सीजन लेवल वेंस के अंदर होता है वो काफ़ी कम होता है। इस तरह से आप डिफरेंस समझा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, और इस तरह से आप समझाएंगे, साथ में अगर डायग्राम भी बना सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है, आपको अच्छे नंबर मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। इससे एग्जामिनर को भी लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। अगर डबल ब्लड सर्कुलेशन की बात की जाए तो डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, तो अगर ये इस डायग्राम को अगर आप समझें तो इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड passes थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ वन कार्डियक साइकिल। तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब भी दिल धड़कता है तो उसके 4 वॉल्व्स हैं, 4 वॉल्व्स में 2 वॉल्व्स के अंदर ब्लड एक साथ आता है, 2 वॉल्व्स के अंदर एक साथ ब्लड बाहर निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कार्डियक साइकिल होती है, एक बार जब दिल धड़कता है, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो एक साइकिल कंप्लीट होती है ब्लड की। तो जब 1 कार्डियक साइकिल होती है, इस टाइम क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, तो क्या होता है कि 2 बार ब्लड हार्ट के अंदर पास होता है। तो जब 1 कार्डियक साइकिल होती है तो 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड पास होता है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। 1 complete heartbeat in which all the chambers of the heart contract and relax once is called cardiac cycle. The heart beats about 72 times per minute in a normal adult. 1 cardiac cycles, the heart pumps out 7 ml blood, thus about 4900 ml blood in a minute. Double circulation ensure the complete circulation of the oxygenated and deoxygenated blood, which is necessary for the optimum energy production in the warm blooded animals. तो ये बता रहे हैं कि एक बार जब 1 कार्डियक साइकिल होती है, जब एक बार हार्ट रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसे 1 कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और 1 मिनट में 72 टाइम्स से कार्डियक साइकिल्स होती हैं, मतलब कि एक कार्डियक साइकिल के अंदर अगर 70 ml ब्लड पंप हुआ है तो 1 मिनट के अंदर 4900 ml ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से। डबल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस ब्लड पंपिंग में ये श्योर होता है कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हर पार्ट के बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुँचे और हर बॉडी ऑर्गन्स को बराबर मात्रा में एनर्जी मिले। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
पूरी तरह से जितना उसकी बॉडी को चाहिए हर ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से वो उसके अंदर से ऑक्सीजन CO2 बाहर निकले और लंग्स के थ्रू CO2 बाहर आ जाए, यानी इम्प्योर ब्लड प्रॉपर तरीके से प्योर होता रहे और हर बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिले। तो ये काम है डबल सर्कुलेशन के अंदर। तो अब हम समझेंगे हार्ट के अंदर इसकी वर्किंग कैसे होती है। हार्ट की वर्किंग आप समझेंगे, एक्सप्लेनेशन इन द वर्किंग ऑफ द हार्ट। The heart is divided into 4 chambers which have the walls that allows the blood flow in one direction only. तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसलिए 4 चैम्बर्स बनाए हैं। तो द लोअर चैम्बर्स विच द थिक मस्कुलर वॉल्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं जहाँ पर मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 आर्टरियम्स होते हैं। द फिगर शोज कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम इन द बॉडी। अब ये जो फिगर है ये बॉडी के अंदर कैसे ब्लड फ्लो होता है ये बता रहा है। द राइट आर्टरियम रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी देन मूव इनटू द राइट वेंट्रिकल। जब राइट आर्टरियम होता है ये जो इसके अंदर क्या होता है, बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो एंटर करता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। द राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड फ्लो टू द लंग्स वेयर दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्स एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड है ये पंप होकर लंग्स के अंदर चला जाता है। सबसे पहले राइट वेंट्रिकल के अंदर आया ब्लड, इम्प्योर ब्लड, फिर यहाँ से पंप होके ये लंग्स के अंदर चला गया। 2 स्टेप हो गए। अब आगे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, ब्लड्स के अंदर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है। द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनरेटेड ब्लड। अब लंग्स में जब ऑक्सीजन जो ब्लड प्योर हो गया है तो ये लंग्स में कहाँ से आता है, लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट आर्टरियम में आया, फिर लेफ्ट आर्टरियम में फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से ये पंप आउट होकर बॉडी ऑर्गन्स में प्योर ब्लड जाता है। इस तरह से ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन्स में फ्लो होता रहता है और बॉडी और लंग्स के थ्रू जो प्योर ब्लड है इम्प्योरिटी हटाकर वो बॉडी ऑर्गन्स में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाता है हार्ट के अंदर। और पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये लंग्स के अंदर फ्लो कराती रहती है। तो इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझेंगे, नोट डाउन भी करेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए, इसके बॉडी फंक्शन समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स have the specialized vascular tissues in the transportation systems. There are the 2 types of vascular tissues in the plants. First one is xylem. Xylem is responsible for the transportation of the waters and the minerals. It is composed of the tracheids, xylem vessels, xylem branchias and xylem fibers. Tracheids and the xylem vessels are conducting elements. Xylem makes a continuous tube in the plants which runs from the root to system and right up to the veins of the leaves, carry water minerals from the leaves to the other parts of the plant. अब प्लांट्स के अंदर 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जाइलम, सेकंड वन इज़ फेलियम। तो जाइलम होते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर और मिनरल्स का। इनके अंदर ट्रैचेट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम फ्रेंचियामा होते हैं और जाइलम फाइबर्स होते हैं। इनको याद रखेंगे हम। इनके अंदर ट्रैचेट्स होते हैं, वेयर इज हाईलाइटर, ओके, ट्रैचियाट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेंचाइमास, जाइलम फाइबर्स, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के अंदर। इनके अंदर क्या होता है, इनकी वजह से क्या होता है, ट्रैचेट्स जो ट्रैचेट्स होते हैं और जाइलम वेसल्स होते हैं, इनके अंदर जो भी ज़रूरी मिनरल्स होते हैं वो इनके अंदर होते हैं, इनके अंदर मिक्स होते हैं। तो जाइलम मेक्स अ कंटिन्यूस ट्यूब इन अ प्लांट्स। जाइलम्स के अंदर क्या होता है, जाइलम की वजह से कंटिन्यूसली ट्यूब बन जाती है प्लांट्स के अंदर, जिनके बीच में
ये कहाँ से शुरू होती है, रूट से स्टेम के अंदर होता है और लीव्स तक होती है। अब इनके अंदर क्या होता है, रूट से वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं, वो फ्लो करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर। और जाइलम्स के थ्रू क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर मूव होता रहता है। और फाइलम क्या होता है, फाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। अब जो खाने का जो फूड है जो लीव्स के अंदर बना है, अब वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भी जाना चाहिए प्लांट्स की। तो लीव्स से जो उनका फूड जो बना हुआ है, प्लांट्स के अंदर जो फूड तैयार हुआ है, ग्लूकोज हो गया, एटीपी की फॉर्म में, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया से लीव्स के थ्रू ये फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। फ्लोएम टिश्यू से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम एक सीव ट्यूब्स की तरह होती हैं जिसके साथ कंपेनियन सेल्स होती हैं। फ्लोएम पैरेंचाइमा होता है, ब्लास्ट फाइबर्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं। सीव ट्यूब्स क्या होती है, एक टाइप की कंडक्टिंग एलिमेंट्स होती हैं, एक टाइप से एक दूसरे से जुड़े हुए एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू वन सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल के अंदर इनका जो फूड है, जो इनका तैयार फूड है, ट्रांसपोर्टेशन फूड पॉसिबल हो पाता है। तो जो जाइलम टिश्यूज़ हैं ये मिनरल्स के फ्लो रूट से लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो मिनरल्स और सब्सटेंस होते हैं उसके फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैरीज प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जाइलम और फाइलम टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको रूट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात की जाए तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। इसके अंदर दिखा रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो इसको आप आसानी से समझा सकते हैं कि रूट्स, मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, रूट्स के थ्रू जाते हैं, जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, लीव्स के अंदर खाना इनका तैयार होता है। जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो वाटर मिनरल्स को लीव्स तक मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं। फाइलम ट्रांसपोर्ट शुगर टू अदर बॉडी पार्ट्स। जो इनका जो फूड बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, वो फाइलम टिश्यूज से एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरह इस डायग्राम से हम समझेंगे, ये जो पहला वाला हमारा ये जाइलम है, सेकंड वन इज फाइलम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हमारा जाइलम टिश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द शुक्रोज है, शुक्रोज जो हमारे ग्लूकोज वगैरह होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जाइलम और फाइलम टिश्यूज़ होते हैं, ये H2 वाटर फ्लोज इन दोनों के बीच में होता रहता है, जिसकी वजह से ज़रूरी मिनरल्स हैं जो वो फाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। अब एसेंट ऑफ द सैप, एसेंट ऑफ द सैप क्या होता है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एसेंस ऑफ द सैप। एसेंस ऑफ द सैप क्या होता है, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं इनके अंदर जो वाटर मिनरल्स का मूवमेंट होता है रूट से लेके प्लांट्स के हर पार्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ द सैप। मैनी फैक्टर्स आर द प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एसेंस ऑफ द सैप। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक प्रेशर, इसके लिए टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रूट का प्रेशर हो गया, द वॉल्स ऑफ द सेल्स रूट हेयर्स आर वेरी थिन, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। अब क्या होता है कि रूट वॉल्स होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं, जो काफ़ी पतली होती है, काफ़ी थिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर होता है वो रूट्स के अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है उसके थ्रू एंटर कर जाता है। तो और ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि एक पतली सी लेयर होती है, पोरस लेयर होती है, जिसके थ्रू जो लिक्विड होता है वो पेनिट्रेट करके वन साइड से दूसरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंदर एंटर कर जाता है, बट ये वापस फ्लो बैक होके हाई प्रेशर में नहीं आ सकता। तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर है वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है
रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द वाटर टू द बेस ऑफ द स्टीम। रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर रूट के स्टीम के अंदर मूव होता है। कैपिलरी एक्शंस क्या होते हैं? अ वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। वाटर एनी लिक्विड rises in the capillary because physical forces, this is phenomena is called capillary actions। तो जो जो अंदर फाइन ट्यूब्स होती है, इनके अंदर वाटर होता है, लिक्विड्स होते हैं, जैसे जैसे उनके अंदर प्रेशर बढ़ता है कैपिलरीज एक्शन के अंदर आ जाती है और इनके अंदर वाटर फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद आता है एडिशन कोहेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। Water molecules makes a continuous column in the xylem because of the forces of addition and the cohesion among the molecules। Addition cohesion forces होते हैं, यानी force of attraction and repulsions between water molecules। इसकी वजह से water flow करने लग जाता है, continuous water flow होता है। Transportation pull, the loss of the water vapors through the stomata and lenticles in the plants is called transpiration। Transpiration through the stomata creates vacuum that creates suction is called transpiration pull। The transpiration pull sucks water from the column from xylem tubes, thus the water able to rise great high even in the tallest plants। अब हमें पता है कि वाटर है वो लीव्स या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से एटमॉस्फेयर में भी जा रहा है। लीव्स रिलीज़ करती हैं, एक्सपेल करती हैं वाटर ऑक्सीजन के साथ, तो जो वाटर का प्रेशर है लीव्स के अंदर वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनको और पानी की ज़रूरत होती है। फिर वो पानी कहाँ पर मूव करता है? और पानी मूव करने लग जाता है रूट्स से लीव्स के अंदर, जिसके वजह से क्या होता है ये सक्शन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है? इससे वाटर जाइलम टिश्यूज़ के अंदर काफ़ी हाइट तक मूव करता है, जिससे क्या होता है कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जैसे खजूर का पेड़ हो गया या फिर और भी बड़े टॉलेस्ट प्लांट होते हैं, इनके अंदर वाटर आसानी से अप टू राइज मूव करने लग जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स हैपन्स बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि अब प्लांट एनर्जी को यूज़ कर रहा है, ग्लूकोज का यूज़ कर रहा है, तो जैसे जैसे ग्लूकोज यूज़ हो रहा है तो वो एनर्जी प्लांट्स यूज़ कर रहा है, CO2 बाहर छोड़ रहा है एनवायरनमेंट में। तो जहाँ पर वो वैकेंट पोजीशन हो जाती है फूड की, उसको और फूड चाहिए होता है, वो फूड एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होगी फूड सप्लाई होती रहती है कंटिन्यूसली, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं एनर्जी पार्टिकल्स के। तो एक टाइप का ट्रैफिक शुरू हो जाता है, जो जाइलम टिश्यूज़ हो गए, फ्लोएम टिश्यूज़ हो गए, तो एक टाइप का प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का प्रोसेस चलता है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एरियल पार्ट्स हो गए, जो ऊंची हाइट के जो पार्ट्स हो गए प्लांट्स के, वहाँ पर जब पानी का एब्जॉर्प्शन हो लॉस होता है इन फॉर्म्स ऑफ वेपर या फिर इवापोरेशन के थ्रू, तो इसी चीज़ को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो मेन फंक्शंस क्या होते हैं जाइलम और फाइलम के? एब्जॉर्प्शन एंड द अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द वाटर मिनरल्स क्रिएटिंग अ पुल helps in temperature regulation in the plant, transport of the food from leaves to different parts of the plants is called translocation। अब 3 मेन फंक्शन होते हैं जो जाइलम और फाइलम ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ मिनरल्स एंड फूड, इनके जो 3 मेन फंक्शन होते हैं वो होते हैं एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द वाटर मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, प्रेशर के पुल क्रिएट करके जो एब्जॉर्प्शन है मिनरल्स का रूट्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, ये होता है। सेकंड फंक्शन टेम्परेचर रेगुलेशन का काम होता है, जितना ज़्यादा पानी ये एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे प्लांट्स। थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स। अब लीव्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जो इनका तैयार खाना है उसको मूव कराना, ये काम भी जाइलम और ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स के अंदर ही आता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज का वीडियो लेक्चर जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड था,
ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड था और लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है टर्म 2 का, इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और जो भी आपके डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके डाउट्स हैं उनको हम पूरी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वेट कीजिए हमारे आने वाली वीडियोस की। इसका वीडियो पार्ट 5 आएगा लाइफ प्रोसेस का, जो होगा एक्स क्रिएशन के ऊपर। तो ध्यान से समझेंगे और अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसके आने वाले नोटिफिकेशन है चैप्टर के वो आप तक पहुँचे। थैंक यू।